गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द पार्ट नंबर 8 दैट इज फैक्ट्री कम अप। और इंडिया के रिगार्डिंग है बेटा, इंडिया में फैक्ट्रीज कैसे आई। तो इसमें इंडियन और ब्रिटिश दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे बेटा। ओके, देखिए द फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे केम अप 1854। बहुत बार एनटीएससी में आया बेटा, रिपीटेड है, चेक कर लेना इसे प्लीज। 1854 एंड इट वेंट इनटू द प्रोडक्शन 2 years लेटर। 2 साल में 1856 में 2 साल बाद प्रोडक्शन स्टार्ट किया इसने। By 1862, 4 mills were at work with the 94,000 spindles and 2150 looms। तो स्पिंडल्स है जो वो आपकी धागा वागा बनाती हैं, और 2150 लूम्स में जो कपड़ा बनाती है। तो इनके साथ बेटा लगभग 4 मिल्स तैयार थी 1864 में जो वर्किंग कर रही थी। अराउंड द सेम टाइम जूट मिल्स केम अप इन बंगाल, द फर्स्ट बीइंग सेटअप 1855। फिर इसको नोट कर लो, फर्स्ट जूट मिल है बेटा, बट ये ब्रिटिश के थ्रू होती है। आगे इंडियंस के अलग आएगी डेट, दोनों याद रखना। 2 क्वेश्चन है बेटा ये। 1858 में पहली बंगाल में जूट मिल स्टैब्लिश हुई, अनदर वन 7 year लेटर। इसके बाद एक और 7 year में 1862 में स्टार्ट हुई बंगाल में। तो 1, 2 और 3 3 डेट्स आ गए हैं। इन नॉर्थ इंडिया द एल्गिन मिल वॉज स्टार्टेड इन कानपुर इन 1860। एल्गिन मिल ये वन वर्ड में कई बार पूछा था, 1860 में कानपुर में स्टार्ट हुई है। एंड ए ईयर लेटर द फर्स्ट कॉटन मिल ऑफ द अहमदाबाद। अब बात करें अहमदाबाद की बेटा, ये बॉम्बे में खुली थी 1854। अहमदाबाद में पहली कॉटन मिल हुई 1874। 54 के बाद 20 साल बाद द फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल ऑफ मद्रास बिगिन प्रोडक्शन। और 74 में चेन्नई, जो मद्रास अभी पहले चेन्नई था बेटा, मद्रास था ब्रिटिश का। तो यह 1874 में। तो यहाँ 4-5 डेट इंपॉर्टेंट है, 1854, फिर 1855, 1862 और 1860 और 1874। ठीक है, पर इसमें अधिकतर बेटा हम ब्रिटिश की बात कर रहे हैं, ब्रिटिश फैक्ट्रीज की बात कर रहे हैं। चलिए, हु सेटअप इंडस्ट्री, वेयर डिड द कैपिटल कम फ्रॉम एंड हु केम टू वर्क इन दिस मिल। इनके क्वेश्चन से आगे देखो। सो द अर्ली एंटरप्रेस, एंटरप्रेस होते हैं बेटा उद्यमी, जो इंडस्ट्री लगाते हैं, राइट, जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, उनकी बात कर रहे हो। तो राइट साइड में हमारे एक बड़े इंडस्ट्रीज का पिक्चर दिया बेटा, पहचान रहे हैं आप। जमशेदजी, ये जो बॉय है, जमशेदजी वॉज द सन ऑफ द पारसी वीवर। वीवर के बेटे थे, ये कपड़े बनाते थे इसके फादर, और बाद में ये इंडस्ट्रीज बने। मैनी अदर टाइम हिज टाइम ही वॉज इन्वॉल्व इन द चाइना ट्रेड एंड शिपिंग और चाइना ट्रेड से इन्होंने काफी अर्निंग किया। ही ओन्ड ए लार्ज फ्लीट, इसका बहुत फ्लीट, यानी कई शिप्स का जो बेड़ा होता है उसको फ्लीट बोलते हैं बेटा। बट कंपटीशन फ्रॉम द इंग्लिश अमेरिकन शिप्स फोर्स हिम टू सेल हिज शिप्स बाय 1850। 1850 में इनको अपनी शिप्स बेचनी पड़ी, और फिर दोबारा इसने एक बार फिर से अपना व्यापार खड़ा किया। चलिए अब चलते हैं आगे। द हिस्ट्री ऑफ मेनी बिजनेस ग्रुप्स गोज बैक टू ट्रेड इन विद चाइना। अधिकतर ट्रेडर्स का हमारा बेटा चाइना से ही था लिंक, बड़े बिजनेस हाउसेस का। From the late 18th century, as you have read in your book last year, the British in India began exporting opium to China and took tea from China to England। तो हमारे यहाँ से ओपियम भेजते थे, और वहां पे ओपियम के बदले टी और अदर सिल्क प्रोडक्ट इंग्लैंड भेजते थे। ये ब्रिटिश का ट्रेड था। Many Indians became junior players in this trade and providing finance। अब इंडियंस बड़े ट्रेडर्स नहीं थे, क्योंकि इनका जो ना फर्निश गुड है, इनमें बेटा इंग्लैंड का और ईस्ट इंडिया कंपनी का एक छतराज था, राइट। तो हम कहते हैं इंडियंस को कहने का एक प्रकार से जूनियर प्लेयर, छोटे अपने ट्रेडर्स थे, और ये इनकी हेल्प करते थे। देखिए कैसे करते थे। फर्स्ट, प्रोवाइडिंग फाइनेंस, पैसा फाइनेंस प्रोवाइड करते थे बेटा ये। दूसरा, प्रोक्योरिंग सप्लाईज यहां से वहां ले जाने में हेल्प करते थे। एंड शिपिंग कंसाइनमेंट, और कई जिनके पास अपनी बड़ी शिप्स थी वो अपनी शिप्स की सर्विस ब्रिटिश को देते थे। देखिए, हैविंग अर्न थ्रू ट्रेड एंड सम ऑफ दीज बिजनेसमैन हैज विजन ऑफ डेवलपिंग इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज इन इंडिया। अब यहां से जो थोड़ा सा पैसा लोगों ने कमाया बड़े बिजनेस ग्रुप्स ने, तो उनका एक बड़ा विजन था कि हम इंडिया में इंडस्ट्रीज लेके आएंगे और इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज स्टैब्लिश करेंगे। तो देखिए, इन बंगाल द्वारकानाथ टैगोर, इनकी फोटो दी है बेटा, यहाँ नीचे दिख रही है आपको, द्वारकानाथ टैगोर बिलीव दैट द इंडिया वुड डेवलप थ्रू वेस्टर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इनका मानना था कि जो पाश्चात्य वेस्टर्नाइजेशन और इंडस्ट्री, इसी से इंडिया डेवलप हो सकता है। ही इन्वेस्ट इन शिपिंग एंड शिप बिल्ड एंड माइनिंग, बैंकिंग, प्लांटेशन, इंश्योरेंस, सब चीज सेक्टर में बेटा इसने बड़ी स्केल पे इन्वेस्ट किया इस वजह से। देखिए, सो इन बंगाल द्वारकानाथ टैगोर मेड हिज फॉर्च्यून इन द चाइना ट्रेड। ये भी चाइना ट्रेड से पैसे कमाए। बिफोर ही टर्न टू इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, तो इंडस्ट्रीज आने से पहले, स्टैब्लिश करने से पहले इन्होंने चाइना ट्रेड से पैसे कमाए थे, राइट। सेटिंग अप 6 ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज, तो 6 ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज ने स्टैब्लिश की 1830-40। टैगोर एंटरप्राइज सैंक अलॉन्ग विद दोज ऑफ अदर इन द वाइडर बिजनेस क्राइसिस ऑफ 1840। और 1840 में इंडिया में बड़े बड़ा बिजनेस क्राइसिस, उस टाइम इसकी कई कंपनी डूब गई। बट लेटर इन 19th century मैनी ऑफ चाइना ट्रेडर्स बिकम सक्सेसफुल इंडस्ट्रीज इन बॉम्बे। तो इसके बाद फिर वो चाइना से ट्रेड में खुद सक्सेसफुल हुए। अब आते हैं बॉम्बे में पारसीज, ये बड़े फेमस है बेटा, जो बॉम्बे में सबसे बड़े हम कहते हैं इंडस्ट्रीज एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनमें पारसी सबसे आगे थे, और इनमें टाटा ब्रदर्स सबसे मेन थे। देखिए, पारसी लाइक दिनशा पटेट
and Jamshedji Nasruji Tata, who built huge industrial empires in India, accumulate their initial wealth partly फ्रॉम एक्सपोर्ट टू चाइना। तो इन्होंने भी बेटा एक्सपोर्ट को, क्योंकि देखिए फिनिश गुड में ट्रेड नहीं करते, बट ये रॉ फॉर्म को, रॉ जो मटेरियल उसका एक्सपोर्ट करते थे बेटा, और शिप्स के थ्रू। तो इससे बड़ा एक्सपोर्ट किया, इससे बहुत इन्होंने पैसा कमाया। एंड पार्टी फ्रॉम रॉ कॉटन शिपमेंट, देखिए रॉ कॉटन शिपमेंट है उसकी इंग्लैंड की सप्लाई करते थे। सेठ हुकुमचंद, ए मारवाड़ी बिजनेसमैन हु सेट अप द फर्स्ट इंडियन जूट मिल इन कलकत्ता। बेटा ये क्वेश्चन मैं रिपीट करता, फर्स्ट पैरा में आया था ये कि ब्रिटिश ने जो पहली जूट मिल स्टैब्लिश की थी 1855 में, और इंडियन मारवाड़ी ने की थी 1917 में। आल्सो ट्रेड विद चाइना, तो इसने भी चाइना ट्रेड के साथ अपने यहाँ जूट स्टैब्लिश की मिल। तो यहाँ 3 एंटरप्राइज के नाम आए बेटा, पहला दिनसो है, दिनसो पैटेल, दूसरा टाटा ब्रदर्स की बात करें, उसके बाद सेठ हुकुमचंद की। ठीक है, चलिए। सो डिड द फादर एज वेल एज द ग्रैंड फादर ऑफ द फेमस इंडस्ट्री जेडी बिरला। ये बिरला ग्रुप है बेटा, ओके, और टाटा ग्रुप, ये 2 बड़े फेमस ग्रुप है। देखिए, और ये मारवाड़ी थे, तो इनके अगर लाइन की बात करें तो इसके बेटे ने वही काम किया इसके दादा ने किया। तो इनकी एक फैमिली का छोटे से नेम दिया यहाँ, घनश्याम दास बिरला थे, फिर राजा बलदेव दास बिरला, और फिर इसके ग्रैंडफादर थे शिव नारायण बिरला। ठीक है, शिव नारायण बिरला, बलदेव दास या राजा बलदेव दास बिरला और घनश्याम दास बिरला, ये उनके बेटे थे, और इसके फादर वो उनके फादर यानी ग्रैंडफादर। ठीक है, तो इनने मारवाड़ी ब्रदर्स थे, और बेटा अधिकतर हम कहते हैं इनकी पूरी फैमिली में जो उनके दादा ने जो काम किया ट्रेड वेज जैसे इनकम रेज की, ऐसे इन्होंने किया। कैपिटल वॉज एक्यूमुलेट थ्रू द अदर ट्रेड नेटवर्क्स, दूसरे नेटवर्क से बेटा ने पैसा कमाया। सम मर्चेंट्स फ्रॉम मद्रास ट्रेड विद बर्मा व्हाइल अदर हैड लिंक विद द मिडिल ईस्ट एंड ईस्ट अफ्रीका। तो यही सिर्फ चाइना के अलावा बेटा लोगों ने बर्मा से, मिडिल ईस्ट जो अरेबियन कंट्रीज उनसे, और ईस्ट अफ्रीका, इन सबसे बेटा काफी ट्रेड किया और वहां से भी अर्निंग सोर्स किए। देयर वर येट अदर कमर्शियल ग्रुप, बट दे वर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द एक्सटर्नल ट्रेड। दे ऑपरेट विद इन इंडिया एंड कैरिंग गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बैंकिंग मनी, ट्रांसफरिंग फंड बिटवीन द सिटीज एंड फाइनेंस ट्रेड। इसके अलावा कुछ छोटे व्यापारी और थे बेटा जो देश के अंदर ही अपना ट्रेड करते थे, फाइनेंस का, शिप्स का, सामान का। ठीक है, और उससे वो अर्न करते थे। पर हमने जो पहले पढ़े वो देश के बाहर यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बड़ी स्केल पे बिजनेस करते थे। When opportunities in investment in industry open up, many of them set up factory। तो बड़े बिजनेस की तरह इन्होंने भी बेटा जो छोटे हैं ट्रेडर्स, इन्होंने भी फैक्ट्री एस्टैब्लिश की जब इनको अपॉर्चुनिटीज मिली। एज कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन ट्रेड टाइटन, द स्पेस विद इन विच इंडियन मर्चेंट्स कुड फंक्शन बिकेम इंक्रीजिंगली लिमिटेड। तो इन पे कई बेटा लिमिट्स लगा दी गई और इनका कहीं ना कहीं कंट्रोल किया ब्रिटिश ने। दे वर बैर्ड फ्रॉम द ट्रेडिंग विद यूरोपियन इन मैन्युफैक्चर गुड। तो सबसे पहला जो इन पे बैन लगा है, प्लीज को नोट कर लेना, इन्होंने मैन्युफैक्चर गुड्स पे इनको बैन लगा दिया कि आप मैन्युफैक्चर गुड्स जो रेडीमेड गुड है, जो फिनिश गुड है, उसका आप ट्रेड नहीं करेंगे। एंड हैड टू एक्सपोर्ट मोस्टली रॉ मटेरियल आप सप्लाई कर सकते हैं, एंड फूड गेन्स, ये तो उनको छूट थी। रॉ कॉटन, ओपियम, व्हीट, इंडिगो रिक्वायर्ड बाय द ब्रिटिश एंड द वे दे वर आल्सो ग्रेजुअली एज आउट द शिपिंग बिजनेस। तो ये रॉ मटेरियल की ब्रिटिश को रिक्वायरमेंट ज्यादा होती थी इंडस्ट्रीज के लिए यूरोप में, तो इसके लिए इनको छूट थी कि आप ये सप्लाई करो, बट मैन्युफैक्चर गुड्स के लिए इनको लिमिट लगा दी गई थी। ठीक है, टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी, ये एजेंसी से बेटा 3 कंपनीज है बड़ी, इनका नाम बहुत बार एनटीसी में आया, फटाफट देखिए, ऑर्डर नोट करते हैं, 3 के साथ एक और का दे देते हैं। ठीक है, नॉट में भी आता है, देखिए। टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज इन फैक्ट कंट्रोल ए लार्ज सेक्टर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो ये बड़ी कंपनीज थी बेटा जो यूरोप की थी, और इन्होंने पूरे इंडिया के ट्रेड के बड़े सेक्टर्स को कंट्रोल भी किया। ठीक है, 3 ऑफ द बिगेस्ट वन, 3 बड़ी बिगेस्ट, इनका नाम इंडिया में बड़ा पॉपुलर था बेटा। पहली बर्ड हैगर्स एंड कंपनी, एंड्रू यूल और जैर्डिन स्किनर। एंड्रू यूल का कॉटन इंडस्ट्री में बड़ा पकड़ थी बड़ा इंडिया में। फिर है जैर्डिन स्किनर एंड कंपनी। दीज एजेंसीज मोबिलाइज कैपिटल, इनका काम क्या था बेटा, ये कैपिटल को मोबिलाइज करती, यहां से वहां पैसा लाना ना। सेटअप ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी यानी छोटी कंपनीज को खरीद के उनके साथ काम करते थे। मैनेज देम, उनको मैनेज भी करते थे। इन मोस्ट इंस्टेंस इंडियन फाइनेंस प्रोवाइड द कैपिटल व्हाइल द यूरोपियन एजेंसीज मेड ऑल इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस डिसीजन। तो इंडियन फाइनेंस करते थे और डिसीजन वगैरह जो मैनेजमेंट है वो सारा यूरोपियन कंपनी संभालती थी। इस तरह से इंडिया में स्टार्टिंग की कंपनी स्टार्ट हुई। याद रहेगा दोनों का, तीनों का नाम और दोनों का वर्क बेटा। इंडियन फाइनेंस करते थे और यूरोपियन एजेंसी इन्वेस्टमेंट को कहना बिजनेस डिसीजन लेती थी। द यूरोपियन मर्चेंट्स इंडस्ट्रीज हैड देयर ओन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स विच इंडियन बिजनेसमैन वर नॉट अलाउड टू ज्वाइन। बेटा इसकी एक पिक्चर भी आएगी आगे। तो जो यूरोपियन मर्चेंट्स थे उनके बेटा अपने चैम्बर होते थे। चैम्बर मीन्स अपने ऑफिस वगैरह होते, अपनी इनकी एक मीटिंग वगैरह होती थी वहां, राइट। चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी ट्रेड सेक्टर डिसीजन वो खुद मिलकर बैठ के लेते थे। इसमें कोई भी इंडियन बिजनेसमैन अलाउड नहीं होता, इसको नोट कर लेना प्लीज। ठीक है,
तो वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम। अब बात करते हैं इनफैक्ट जो नई फैक्ट्रीज खुली, इन्हें वर्कर्स कहां से आए बेटा। देखिए factory need workers and within the expansion of factory the demand of increase 1901 there was a 5,84,000 workers in Indian factories. By 1946 number was over 24,36,000। तो ये डे बाय डे बढ़ रहा था बेटा। वेयर डिड द वर्कर्स कम, कहां से वर्कर्स आए। देखिए इन मोस्ट इंडस्ट्रियल रीजन वर्कर्स कम फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट अराउंड, आसपास के डिस्ट्रिक्ट से आए। पीजेंट आर्टिशियंस हु फाउंड द वर्क इन द विलेज वेंट टू द इंडस्ट्रियल सेंटर इन द सर्च ऑफ वर्क। क्योंकि अब देखिए हैंडलूम्स बेटा खत्म हो चुका था, ज्यादातर रॉ मटेरियल सप्लाई हो गया था यहाँ से बाहर से फिनिश गुड आया था। हमारे जो पीजेंट्स और आर्टिशियंस जो जिनके पास वर्क नहीं था वो सारे इंडस्ट्री में चले गए। और 50% वर्कर्स इन द बॉम्बे कॉटन इंडस्ट्री 1911 केम फ्रॉम द नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी। तो बॉम्बे के इतने ज्यादा 50% रत्नागिरी एक डिस्ट्रिक्ट से थे बेटा। While the mill of Kanpur got most of the textile hands from the village within the district Kanpur, most often mill workers moved between the village and the city, returning to their village home during the harvest festival. तो त्योहार पे और हार्वेस्टिंग टाइम में वो अपने गांव आते थे, बाकी टाइम वो वर्क करते थे। ओवर टाइम एज न्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्प्रेड वर्कर ट्रेवल द ग्रेट डिस्टेंस। जब इनकी न्यूज स्प्रेड हुई बेटा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खुली, तो डिस्ट्रिक्ट आसपास नहीं फिर पूरे इंडिया से लोग ट्रेवल करने लगे इन इंडस्ट्रीज में, वर्क इन द मिल्स फ्रॉम द यूनाइटेड प्रोविंस, यानी यूपी का जो एरिया, यूपी बिहार, यहां से हम बात करते हैं। दे वेंट टू वर्क इन द टेक्सटाइल मिल ऑफ बॉम्बे एंड द जूट मिल इन कलकत्ता। आज भी यही कंडीशन है बेटा, क्योंकि इस एरिया में डेंसिटी बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन काम कम है, तो इस वजह से लोग ट्रेवल करके यहां दूर दूर बॉम्बे और कलकत्ता तक ट्रेवल करते थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज। यस, तो गेटिंग जॉब वॉज ऑलवेज डिफिकल्ट। अब जॉब लेना बेटा बड़ा डिफिकल्ट था। तो यहाँ एक जॉबर की टर्म है जो कई बार 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है सीबीएसई में और एनटीएससी में भी क्वेश्चन आता है। देखिए इवन व्हेन मील मल्टीप्लाइड एंड द डिमांड ऑफ वर्कर इंक्रीज, द नंबर ऑफ सीकिंग वर्क वर ऑलवेज मोर देन द जॉब अवेलेबल। यानी 10 जॉब निकलती तो 100 लोग खड़े होते थे। हम कहते हैं जॉब से ज्यादा वर्कर्स पहुंच जाते थे हर बार। ठीक है, तो इतना आसान नहीं था जॉब गेट करना बेटा। एंट्री इनटू द मिल वाज आल्सो रिस्ट्रिक्टेड। मिल में एंट्री करना रिस्ट्रिक्ट था, कोई वैसे नहीं रखता खुद बेटा। इंडस्ट्रीज यूजुअली एम्प्लॉयड ए जॉबर, इसलिए इंडस्ट्रीज क्या करती थी, एक जॉबर को हायर करती, जो पुराना उनका कोई वर्कर या सीनियर पर्सन होता था। जॉबर्स टू गेट रिक्रूटेड, यानी नए जो भर्ती करने हैं वर्कर्स, वो कौन करता था, जॉबर। ठीक है, इसका एक पिक्चर दिया बेटा, देख सकते हैं आप, इस तरफ दिख रहा है आपको, पगड़ी पहनी है, छाता है और एक रॉयल पर्सन था, हेड जॉबर। नोटिस हाउ द पोस्चर क्लोथ एंड एम्फेसिस जॉबर पोजीशन अथॉरिटी। तो इसकी अच्छी पोजीशन होती है इंडस्ट्री में, कई इंडस्ट्रीज में अपने वर्कर्स प्रोवाइड करता था। देखिए तो इसका काम था नए पर्सन को रिक्रूट करना। वेरी ऑफन द जॉबर वाज एन ओल्ड एंड ट्रस्टेड वर्कर। ये ओल्ड या ट्रस्टेड वर्कर, पुराना बुजुर्ग वर्कर होता था जिसको अभी ड्यूटी जॉबर की दे देते थे। ठीक है, ही गॉट पीपल फ्रॉम हिज विलेज, एश्योर्ड देम जॉब एंड हेल्प इन सेटल द सिटी। तो गांव से लेके आता था लोगों को, ट्रस्टेड लोगों को, ठीक है, जॉब दिलाता था, उनको सेटल करता, उनको घर दिलाता था। प्रोवाइड देम मनी इन द टाइम ऑफ क्राइसिस, और जब प्रॉब्लम होती उनको पैसे भी यही प्रोवाइड करता था रहने के लिए। तो जॉबर देयर फॉर बिकम ए पर्सन विद सम अथॉरिटी एंड पावर। तो धीरे धीरे इसका अथॉरिटी और पावर आती गई। ही बिगेन डिमांडिंग मनी एंड गिफ्ट फ्रॉम द फॉर हिज फेवर एंड कंट्रोलिंग द लाइफ ऑफ द वर्कर। तो वर्कर्स की लाइफ को कंट्रोल करने लगा और उनसे गिफ्ट और मनी की डिमांड भी करने लगे। ठीक है, द नंबर ऑफ एक्टिव वर्कर्स इंक्रीज ओवर टाइम, हाउएवर एज यू विल सी दे वर ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स। ठीक है, धीरे धीरे नंबर इंक्रीज होता गया। नीचे बेटा देखिए 2 केस स्टडी दी है, एक वसंत पार्कर की दी है मिल वर्कर की, उसके अपने व्यूज दिए हैं, और इसके बाद भाई भोसले का दिया है सोर्स एफ में। इन 2 लोगों के बारे में स्टडी दी है, पढ़ लेना। और नीचे बेटा वुमेन वर्क दिया है, स्पिनर्स एट वर्क इन अहमदाबाद मिल। तो स्पिनर्स का अधिकतर वर्क फीमेल करती थी, उसका एक पिक्चर दिया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट 9th पार्ट में। थैंक यू।